गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई गर्ल्स कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज मैं आपको क्लास 9th में हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट पढ़ाऊंगी, फ्रांसीसी क्रांति। इसके पहले मैं आपको सिविक्स के लेसन को मैंने कंप्लीट किया है और आपको बुक बताया था कि कौन सी बुक चलेगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का पोर्शन। तो ये हिस्ट्री की बुक मैं आपको दिखा दूं कि ये है हिस्ट्री की बुक, भारत और समकालीन विश्व। ये आपको एनसीईआरटी बुक है और भारत और समकालीन विश्व का पार्ट 1। और इस बुक में को आप ले लीजिएगा, और अगर आपके पास अभी बुक नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ भेजूंगी। जैसे आज पढ़ाऊंगी फ्रांसीसी क्रांति तो उसका पीडीएफ भेज दूंगी। तो जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप अच्छी तरह वीडियो में सुनेंगे, और जो आपका पीडीएफ रहेगा उसको ओपन करके आप उसको देखेंगे कि आपको क्या उसमें क्वेश्चन है और क्या पोर्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में बच्चों हम आपको सबसे पहले पूछना चाहते हैं आपसे कि आपको पता है कि फ्रांस कहाँ है? फ्रांस यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस कहाँ है बच्चों? यूरोप महाद्वीप में। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये देखिए, जब मैं आपको सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाऊंगी। जैसे कि पहले भी मैंने 8th में आपको इंडिया का कुछ मैप दिखाया था, इंडिया के उसमें आपको राज्य के बारे में बताया था। और अब आ जाइए आप ये वर्ल्ड के मैप में। ये है आपका मैप जिसमें मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये है बच्चों फ्रांस, और ये आपको पहले लेसन में ये यूरोप का पूरा पोर्शन है जिसको फ्रांस के बारे में बताएंगे। और आगे चल के आपको सेकंड लेसन है ये रूस के बारे में बताएंगे आपको। थर्ड लेसन है आपका जर्मनी, उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड का मैप आपको हम क्लास में आने के बाद दिखाएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ जाइए कि फ्रांस जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो फ्रांस की जो ये क्रांति हुई थी बच्चों 1789 में। तो जब भी कोई क्रांति होती है तो उसके पीछे पूरी एक पृष्ठभूमि होती है कि क्या घटनाएं हैं या क्या कारण है जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। तो आप ये देखिए फ्रांस की क्रांति 1789। अब चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे एक जो घटना हुई थी बच्चों वो था बास्तिल का पतन। बास्तिल एक किला है और उस किले में बहुत सारे अस्त्र हथियार रखे जाते हैं, और हथियार रखे जाते हैं। तो उस दुर्ग पे सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों ने हमला किया। अब हम ये सबसे पहले जान लें कि जब ये क्रांति हुई थी तो वहाँ का राजा कौन था। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन आती है ख़राब क्यों होती है, तो कौन सा राजा था। तो फ्रांस में उस वक्त राजा था लुई 16वां। तो बच्चों लुई 16वां जो शासक था उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया, और ये थी अफवाह कि ये सबको गोली भी चलाने का ऑर्डर है कि नागरिकों को गोली चला दिया जाए। और करीब 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल में आप इकट्ठे हो गए। ये हम बात कर रहे हैं पेरिस की। फ्रांस में फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस शहर की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे लोग एकत्र हुए और हथियारों के खोज में ये लोग सरकारी भवन में घुस गए, और सैकड़ों लोगों का ये जो समूह है पेरिस नगर के पूर्वी भाग में गया और बास्तिल किले की ओर गया और बास्तिल किले को तोड़ डाला, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गोला और बारूद उन लोगों को चाहिए था। उस पर कब्जा कर लिया, उन लोगों ने हथियारों पर कब्जा कर लिया, और इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर था मारा गया और बहुत सारे कैदियों को इन लोगों ने छुड़ा लिया। क्यों इन लोगों को बास्तिल के किले पे सबसे पहले इन लोगों ने अटैक इसलिए किया कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था उसे। अब आप को हम बता दें निरंकुश क्या, ऐसा शासक जिसकी शासन पे या जिसकी सत्ता पे किसी तरह का अंकुश नहीं, यानी वो तानाशाह मनमानी करता है, ऐसे शासक को क्या कहते हैं? निरंकुश। तो ये किले पे इन लोगों ने हमला किया क्योंकि किले से इन लोगों को बहुत घृणा थी, क्योंकि वो राजा था, इसके सारे सामान वहीं थे, सारे अस्त्र शस्त्र थे। उसको लोगों ने ले लिया और बाज़ारों में बेच दिया। और उसके बाद से पेरिस में ये घटना नहीं हुई। इसके अलावा पेरिस के बाद से भी और भी कई जगहों पे ये घटना हुई कि गांव से, शहरों से हट के अब ये गांव और देहातों में हुई थी।
तो बच्चों जो अब मैं आपको इस लेसन में पढ़ाऊंगी उसको मैंने ये शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और ये मैंने पूरे पॉइंट्स बना दिए हैं। अब ये पूरे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और आप पॉइंट वाइज एक एक मैं आपको समझाती जाऊंगी। पहला तो ये कि आपने देखा कि क्रांति कब हुई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा बास्तिल का पतन, इस पर भी आपको क्वेश्चन आता है कि बास्तिल का पतन कैसे हुआ, तो आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे अभी जो मैंने आपको समझाया। अब आ जाइए आप 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। बच्चों हम आपको बताएं कि 1774 में ब्रूबो वंश चल रहा था फ्रांस में। तो ब्रूबो वंश का जो राजा था लुई 16वां, इसके बारे में बताया मैंने, लुई 16वां। तो वो लुई 16वां गद्दी पे बैठा और उस वक्त गद्दी पे जब वो बैठा था तो उसकी एज ज़्यादा नहीं थी और ऑस्ट्रिया के रानी से उसकी शादी हुई थी, राजकुमारी से। और वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से रहता था, वर्साई के महल में रहता था और बहुत शान शौकत बनाए रखने के लिए बहुत सारे फिजूल खर्ची करता था। लुई 16वां के काल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करने में मदद की थी, ब्रिटेन से आज़ाद करने में। बच्चों हम आपको यहाँ पे समझा दें कि ब्रिटेन के अंडर में अमेरिका के 13 उपनिवेश थे और उनको आज़ाद करने में फ्रांस ने मदद की थी। उसके बाद फ्रांस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया था और 10 अरब लिब्रे का कर्ज़ हो गया था। अब लिब्रे क्या है बच्चों? लिब्रे फ्रांस की एक मुद्रा है। अब ये जो मैं बताऊंगी बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें उन पे आप और कीजिएगा क्योंकि इनसे मैं अति लघु क्वेश्चन खुद बनाती हूँ। मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगी तो उसके बाद से जब एंड करूंगी तो मैं आपको लती लघु क्वेश्चन दूंगी और आपको मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा कर्ज उस पर बढ़ गया था और फ्रांसीसी सरकार जो है का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे कर्ज को चुकाने ही में चला जाता था। सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार क्या करती थी, बहुत ज़्यादा करों में वृद्धि करने लगी। करों में वृद्धि होने से जनता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और 18वीं सदी में हम आपको बता दें कि ये जो हमारा, देखिए आप, 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था हमारा, स्टेट का समाज कहलाता है। अब है कि स्टेट क्या, स्टेट जो है वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो फ्रांस का समाज होता है उसमें सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी कहलाती है। अब ये 3 में था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब देखिए 3 स्टेट में बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये प्रथम स्टेट में तो पादरी वर्ग थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग थे, लेकिन जो आम जनता थी और वो सारे तृतीय स्टेट में थे। किस में थे? तृतीय स्टेट में। जैसे बड़े व्यापारी और व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, ये सारे थे। जैसे किसान भी थे, काश्तकार भी थे, कारीगर भी थे। और फिर और भी आप आ जाइए तो सबसे नीचे जो तबका माना जाता है वो होता है छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, ये सारे तीन। तो सबसे जो प्रथम स्टेट था उसमें थे पादरी और से ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। बच्चों हम आपको यहाँ बता दें कि यूरोप में किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को। तो फ्रांस में उस वक़्त किस धर्म को मानते थे? ईसाई। और ईसाई धर्म में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो हमारे पादरी। तो अब पादरी वर्ग के पास बहुत सारे अधिकार थे। तो फ्रांसीसी समाज की वर्ण व्यवस्था है ये पूरी, और इसमें 90% तो सिर्फ किसान थे और 7% ज़मीन पे कुलीन और चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी तृतीय स्टेट के जो अमीर थे उनका ये अधिकार था, बाकी तृतीय स्टेट के लोगों की दशा बहुत ख़राब थी। 2 स्टेट कुलीन और पादरी वर्ग को बहुत सारे अधिकार थे और बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनके ऊपर बहुत सारे करों में उनको छूट भी थी। वह किसानों से बहुत कर वसूल करते थे और तीसरे लोगों को अपने स्वामी की किसानों को खेतों में काम करना पड़ता था, सैन्य सेवा देना पड़ता था, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना पड़ता था। तो इस तरह से जो तृतीय स्टेट का जो कमज़ोर वर्ग था बच्चों, उनकी दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये 2 तरह का कर हम इसके बारे में आपको बताएंगे, आप गौर से सुनिए। एक कर है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज का 10वां हिस्सा के बराबर होता है। इसका नाम है टाइद। टाइद है बच्चों, टाइद एक धार्मिक कर है जो चर्च जो है किसानों से ये हिस्सा वसूलता था। इसके बाद एक और कर है, वो है टाइल।
टाइल एक कर था जिसको प्रत्यक्ष कर था, ये सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था, ये प्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर में जैसे नमक और तंबाकू इन सब वस्तुओं पे ये कर लगाया जाता था। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से 18वीं सदी के उपरांत में ये जो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की क्या दशा थी। लुई 16वां वहाँ का शासक था, वहाँ का समाज जो है 3 स्टेट में बना था। लेकिन बच्चों यहाँ की दशा जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो किस तरह लोगों को जीने का संघर्ष करना पड़ा था, यानी जीविका संकट उनकी कितनी ज़्यादा थी। अब हम देखते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में तो 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। तो अनाज का उत्पादन उतना नहीं हो रहा था, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। और लोगों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वो था पाव रोटी। अब पाव रोटी की कीमत में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई, तो कारखानों में जो मज़दूर काम करते थे उनको मजदूरी जो मिलती थी वो भी मालिक ही तय करते थे। उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो कहें कि हमें आप इतना पैसा दीजिए या हमें इतना मिलना चाहिए। जो भी पैसा मालिक देते थे, तय करते थे, उन्हें वो करना पड़ता था। तो मजदूरी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी थी बच्चों। तो इस तरह से महंगाई बढ़ी थी लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी, तो अमीर गरीब की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी और स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। उसी वक्त जब सूखा आया, ओला, इन सब जो प्रकोप होता है प्रकृति का, उससे पैदावार जो इतनी कम हो गई कि रोजी रोटी का संकट हो गया। इसी को हम जीविका संकट कहते हैं। अब भाई जीविका संकट क्या, हम आपको जीविका संकट के बारे में बताते हैं, इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा, कि ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाता है। यानी सबसे पहले इंसान को खाने के लिए चाहिए, उनको खाने का खर्चा जो उस ज़माने में वहाँ पे लोग पाव रोटी खाते वो तक नहीं था, यानी खाना और कपड़ा, यानी जीविका की जो सबसे बेसिक चीज़ें होती थी वो भी उनके पास नहीं मिलती थी। और जीविका का संकट ये बहुत ज़्यादा हो जाता। जीविका का संकट कैसे होता है बच्चों, कि जब खराब फसल होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाएगी, तो गरीब क्या करेंगे, वो खाद्य पदार्थ कहाँ लाएंगे, दंगे होंगे, महामारी आएगी, मृत्यु आएगी। इस तरह से ये जीविका संकट का पूरा चक्र है। जीविका संकट का पूरा एक चक्र चलता है कि जीविका किस तरह से इतना ख़राब कंडीशन हो जाती है, तो लास्ट में लोगों को मृत्यु की प्राप्ति हो जाती। इसी वक्त हम आपको बताते हैं उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। आप आ जाइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि 18वीं सदी की बात कर रहे हैं हम बच्चों। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे कहा गया मध्यम वर्ग। गौर से सुनिएगा कि एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको कहा गया मध्यम वर्ग, जिसने काफ़ी व्यापार फैलाए और एक आवाज़ उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। और जो इनका व्यापार भी काफ़ी समुद्र तक भी फैल गया। ऊनी रेशमी कपड़ों का उत्पादन के बल पे बहुत सारे संपत्ति अर्जित की गई। ऊनी रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था और ये समाज के लोग तो उसे ख़रीद लेते थे, तीसरे स्टेट के लोग उसे जो है नहीं खरीद सकते थे। जैसे वकील और पेशेवर भी शामिल थे, सभी पढ़े लिखे थे। इनका कहना था, जो वकील जो पढ़े लिखे लोग थे मध्यम वर्ग में, उनका ये कहना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म जो विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो भी व्यक्ति की स्थिति है उसका आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में उस वक्त के समाज की जो दशा थी, लुई 16वां के वक्त में जब समाज की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जब क्रांति हुई थी, तो बच्चों क्रांति जब भी होती है बड़े बड़े दार्शनिकों के द्वारा जो दार्शनिक हैं वो अपने विचारों के द्वारा समाज में, अपनी पुस्तकों के द्वारा, अखबारों के द्वारा ये जनता में एक नए विचारों को फैलाते हैं। तो अब हम आपको आ जाते हैं दार्शनिकों के विचार के बारे में। एक दार्शनिक का नाम है जॉन लॉक, दूसरा है जॉक रूसो, तीसरा मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉक ने भी एक पुस्तक लिखी थी थ्री ट्रायल्स ऑफ गवर्नमेंट, और रूसो ने भी बहुत सारे विचारों का खंडन किया था और कहा था कि जनता उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। और फिर हम आते हैं मॉन्टेस्क्यू के ऊपर कि मॉन्टेस्क्यू ने भी एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज।
बच्चों ये जो मैंने दार्शनिक के नाम बताए हैं इनको आप अच्छी तरह याद करें, उनकी बुक भी याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अति लघु में भी आ सकता है और बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखी थी वो था द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो अब वहाँ पे फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान द्वारा उसके व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी दी है उनके लिए प्रेरणा की स्रोत बन गए। और दार्शनिकों के विचार भी काफ़ी उन पे हुए थे। बहुत से हर जगह लोग गोष्ठियाँ बना के इकट्ठा करते थे, बहस होती थी, बात होती थी, पुस्तक अखबार के माध्यम से व्यापार बहुत भी अपनी बातों को सब उसका व्यापक प्रचार प्रसार करते थे। तो इससे पुस्तकों अखबारों को लोग ऐसी ज़ोर से पढ़ते थे ताकि अनपढ़ भी उसको समझ सके। और उसी वक्त लुई 16वां द्वारा राज के खर्च को पूरा करने के लिए जो फिर से लगाया गया कर जाने की खबर हुई तो जनता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जनता ने फिर क्रांति की शुरुआत कर दी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम फिर आपको नेक्स्ट में शुरू करेंगे कि क्रांति कैसे हुई और क्या हुआ अब तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।